दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंसाफ का पुजारी। ये मनोज कॉमिक वर्ल्ड की स्टोरी है। इंसाफ का पुजारी। रामगढ़ गांव का केशव वर्मा एक दिन सख्त बीमार पड़ा और स्वर्ग सिधार गया। उसके तीन बेटों में से बड़े विजय वर्मा और अजय वर्मा विवाहित थे, जबकि उसका छोटा बेटा जय वर्मा अभी अविवाहित था। लेकिन केशव को स्वर्ग सिधारे भी 6 माह भी नहीं बीते थे कि दोनों बहुओं ने अपने देवर जय के विरुद्ध अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। जय अब जवान हो गया जी, उसे भी क्यों नहीं अपने साथ खेत में काम करने को ले जाते। कई दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्यों जी, कब तक अपने जवान भाई को खाट पर बिठाकर खिलाते रहेंगे। खेत में काम करे दोनों बड़े भाई और मजे उड़ाए छोटा भाई। वाह क्या बात है। तुम ठीक कहते हो बिमला। इस विषय में मैं बड़े भैया से बात करूंगा। आखिर जय कब तक निठल्ला बैठा हमारे सर पर खाता रहेगा। और एक दिन, जय तुम हर समय निठल्लों की तरह घूमते ही रहोगे या कुछ करके कामकाज में भी हाथ बटाओगे। आज समय पर घर आकर दूध दूध जाना। बहुत अच्छा भाभी। जब दूध दोहने के समय जय घर नहीं पहुंचा। दीदी, अब तो जय की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। उसे रोज खाने को तो कटोरी भर मक्खन चाहिए, लेकिन दूध दूहने के नाम पर उसकी नानी मरती है। हूँ, चिंता मत करो बहन, आज मैं उसे अच्छी तरह मक्खन खिलाऊंगी। रात को जब तीनों भाई भोजन करने बैठे। क्या बात है भाभी, आज तुमने मक्खन नहीं दिया मुझे। तुम मक्खन की बात करते हो, मैं आज तुम्हें रोटी भी नहीं देती वह तो। और दोनों भाभी जय को तरह तरह के ताने देने लगी। इनकी चकचक से बड़ा भाई विजय झुंझला उठा। अब बस भी करो भगवान, हम दोनों को तो शांति से भोजन करने दो। इस निकम्मे के लिए हम दोनों के खाने का मजा क्यों खराब करती हो। विजय का काज जय को चुभ गया। तो बड़े भैया भी अब घर में मेरी गिनती नहीं करते, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। तभी मंझले भाई अजय ने मक्खन मांगा। भाभी तनिक मक्खन तोड़ देना। अभी लो देवर जी। बड़ी भाभी रानी ने कड़छी से जैसे अजय की कटोरी में मक्खन डाला, जय अपना अपमान महसूस कर उठ खड़ा हुआ। जय, थाली में अन्न छोड़कर जा रहे हो। जब परिश्रम करके अन्न लाओ तब दिखाना इतने नखरे। ठीक है भाभी, अब मैं इसी दिन इस घर में भोजन करूंगा जब मुझ में अन्न जुटाने की क्षमता हो जाएगी। और जय अपने कमरे में जाकर भूखे पेट ही सो गया। दोनों बड़े भाइयों ने भी उसकी शुद्ध बुद्ध लेने की जरूरत नहीं समझी। दूसरे दिन सुबह, जय तुम्हें अपनी भाभी से अपने रात के व्यवहार के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। बड़े भैया, रात को मेरा नहीं बड़ी भाभी का व्यवहार गलत था। यदि मैं कमाता नहीं हूं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वे मुझे बात बात पर ताने देती रही। मैं उनसे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। इतना क्रोध ठीक नहीं होता जय। तुम्हारी भाभी ने कल जो कुछ कहा वह ठीक ही तो कहा था। अब तुम सयाने हो गए हो। अब तुम्हें अपने हमारे ऊपर बोझ बने नहीं रहना चाहिए। हमारे काम में हाथ बटाना चाहिए और मेहनत करके खाना चाहिए। ठीक है भैया, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो कल से मैं अपने हिस्से के खेत में खेती करूंगा और अपनी मेहनत का ही खाऊंगा। अपने हिस्से के खेत में खेती करोगे, यह क्या बकवास है। जय, खेत उसी का होता जो उसमें मेहनत करे, अपना खून पसीना पाए। और यह सब हम दोनों भाई कर रहे हैं, तुम नहीं। इसलिए सारी जमीन जायदाद पर मेरा और अजय का ही अधिकार है। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। यह मेरे साथ सरासर अन्याय है, धोखा है। यह ठीक है कि मैं आप लोगों के साथ खेत पर काम नहीं करता, लेकिन जमीन जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक है। यदि आप लोग मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते और मुझे अपने ऊपर बोझ समझते हैं तो मुझे मेरा हिस्सा देकर अलग कर दीजिए। मैं अपना कमाऊंगा और अपना ही खाऊंगा। क्या। तभी मंझला भाई अजय भी वहां आ पहुंचा। सुना जय, जय क्या कह रहा है। यह जमीन जायदाद में अपना हिस्सा मांगता है। हाँ हाँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यदि आप लोगों ने मेरा हक मुझे नहीं दिया तो मैं पंचायत बुलाऊंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। तड़ाक। आह, नीच कमीने, एक तो कोई भी काम नहीं करता, ऊपर से बड़े भैया से जुबान लड़ाता है। निकल जा इस घर से कामचोर। आज से हमारा तेरा कोई नाता नहीं। और सुनो जय, हम तुम्हें जमीन जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तुम्हें जो करना हो कर सकते हो। अपने भाइयों के व्यवहार पर जय की आंखों में आंसू छलछल आए। ठीक है भैया, मैं इसी समय घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना एक दिन आप लोगों को अपने किए पर जरूर पछताना पड़ेगा। और जय उसी समय घर छोड़कर चल दिया। यह ठीक नहीं हुआ जय, गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब छोड़ो भी इस बात को भैया। गांव वाले पूछेंगे तो कह देंगे कि जय कहीं घूमने गया है। और यदि जय ने जाते जाते गांव वालों को सब कुछ बता दिया तो मुझे विश्वास है वह मूर्ख ऐसा हरगिज नहीं करेगा। इधर जय जब अपने गांव से बहुत निकल गया आया तो थक कर एक पेड़ के नीचे नीचे ठहर गया। घर छोड़कर आ तो गया, परंतु अब जाऊंगा कहाँ और करूंगा क्या। लेकिन सिगरी,
कोई बात नहीं, जब मन में दृढ़ निश्चय हो तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। 2 दिन बाद जय भूखा पैसा अपने राज्य की राजधानी राजनगर में जा पहुंचा। आह, हमारे देश की राजधानी इतनी सुंदर होगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा नगर है, यहाँ मुझे कोई छोटा मोटा जुकाम जरूर मिल जाएगा। लेकिन चलकर पहले कुछ खा पी लो, फिर काम की तलाश करूंगा। वह एक भोजनालय में पहुंचा। श्रीमान, मैं एक परदेशी हूँ, मुझे भोजन करना है, परंतु मेरे पास भोजन का मूल्य चुकाने के लिए धन नहीं है। फिर उसने उसे आप बीती सुना दी। दुकान का मालिक एक दयालु इंसान था। कोई बात नहीं युवक, 15 दिन तक तुम उधार में भोजन कर सकते हो, लेकिन धन का जुगाड़ होते ही मेरा उधार चुकता करना तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगा। कुछ खा पीकर जय काम की खोज में लग गया। कोई काम मिलेगा सेठ जी? इस समय तो कोई काम नहीं है युवक, लेकिन कुछ दिन बाद आना, तुम्हें काम अवश्य मिलेगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। दिन के समय वह काम की तलाश करता और रात उधार वाले भोजनालय से खा पीकर नगर के एक बाग में सोकर बिता देता। काम की तलाश करते करते आज पूरा एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। कैसे चुकाऊंगा खाने का उधार? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, मुझ पर दया कर। एक दिन जब फटेहाल जय उसी उधार वाले भोजनालय में भोजन कर रहा था, डम डम डम, वो शायद कोई मुनादी की जा रही है, मुझे भी सुननी चाहिए, हो सकता है मेरे लिए कोई काम की बात निकल आए। और जय उठकर वहां पहुंच गया। भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 6 महीने से हमारे महाराज राज्य के महामंत्री स्वर्गीय वीर सिंह जी के निधन के बाद से नए महामंत्री का चुनाव करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें महामंत्री के पद के लिए कोई उपयुक्त आदमी नहीं मिला है। अतः यदि आप में से कोई चाहे तो वह भी महामंत्री पद के लिए उचित परीक्षा देकर अपना भाग्य आजमा सकता है। बोलो महाराज श्री विजयपाल की जय। मुनादी सुनकर जय सीधा भोजनालय के मालिक चारुदत्त के पास पहुंचा। काका, मेरी इच्छा कि मैं भी महामंत्री पद के चुनाव में अपना भाग्य आजमा कर देखूं, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? अरे लड़के, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे भाई, देश के जाने माने बड़े बड़े ज्ञानी पंडित इस चुनाव में अयोग्य साबित हो चुके हैं, और फिर भला तुम फटेहाल क्या योग्य साबित हो गए? मेरी मानो तो इस विचार को अपने मन से निकाल दो और किसी अन्य काम की तलाश में जुटे रहो। देखना, एक दिन तुम्हें अच्छा काम जरूर मिलेगा। लेकिन काका, कोशिश कर देखने में हर्ज ही क्या है? ठीक है बाबा, जब तुम नहीं मानते तो जाओ और कोशिश करके देखो, परंतु एक अड़चन है काका। वह क्या? मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है। चलो, इस अड़चन को मैं हल कर दूंगा। भोजनालय के मालिक ने एक ही दिन में एक सुंदर कुर्ता पजामा जय के लिए बनवा दिया। वाह, इस कुर्ते पजामे में तो तुम बिल्कुल खानदानी राजपूत जैसे लगते हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए काका कि मैं इस इम्तिहान में सफल हूँ। अरे अरे, बस बस रहने दो जय। न जाने तुमने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि मैं आजकल हर समय तुम्हारे विषय में सोचता रहता हूँ। अच्छा, अब जाओ, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। बूढ़े दुकानदार चारुदत्त से आशीर्वाद लेकर जय राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल पहुंचा तो वहां उसे पहले से ही महामंत्री पद के लिए एक लंबी कतार लगी दिखाई दी। श्रीमान जी, क्या यह कतार महामंत्री पद के उम्मीदवारों की है? हाँ, यदि तुम भी इसी पद के लिए आए हो तो सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। और जय कतार में सबसे पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद महल के भीतर से सूचना आई। द्वारपाल जी, श्री महाराज का आदेश है कि सभी मान्य उम्मीदवारों को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, आप सभी इनके साथ जाइए। सभी उम्मीदवार राज कर्मचारी के पीछे पीछे चल पड़े। कर्मचारी ने उन्हें महल के भीतर एक कक्ष में ले जाकर बिठा दिया। अब आप सब एक एक करके उस मार्ग से होकर होकर दरबार में महाराज से मिलने जाए। कर्मचारी द्वारा बताए गए द्वार से होकर एक एक कर सभी राजा से मिलने जाने लगे। अंत में जय की बारी आई। जाइए श्रीमान, अब आप भी महाराज से जाकर मिलिए। धन्यवाद। लेकिन जब जय उसे द्वार से होकर एक दूसरे कमरे में पहुंचा। ठहरो भाई, पहले मेरी दक्षिणा दो, फिर आगे बढ़ो। दक्षिणा? हाँ, दक्षिणा। जो भी व्यक्ति राजा से मिलने जाता है वह मुझे कुछ न कुछ देकर ही जाता है। अतः तुम भी मेरी दक्षिणा मुझे दो और आगे बढ़ो, वरना मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन मेरे पास तो इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी चिंता की कोई बात नहीं। यदि तुम महामंत्री नहीं भी बन सके तो भी श्री महाराज जी तुम्हें 4 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। यदि तुम लौटते वक्त ही मुझे कुछ देने का वायदा करो तो मैं तुम्हें आगे जाने दे सकता हूँ। रिश्वत? बेटा, मेरा नाम भी जय वर्मा है। ऐसी दक्षिणा दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। लेकिन प्रकट में वह बोला,
ठीक है भाई महाराज जी, इनाम में मुझे जो कुछ भी देंगे उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है श्रीमान, अब आप आराम से इस मार्ग से होकर आगे बढ़िए। लेकिन इससे पहले कि जय उस मार्ग की ओर बढ़ता, दो राज कर्मचारी और वहां आ पहुंचे। वह दोनों भी पहले कर्मचारी की तरह जैसे रिश्वत मांगने लगे। ठीक है भाई, इन्हें आधा देकर जो आधा बचेगा उसमें से तुम दोनों आधा आधा बांट लेना। अब तो मुझे दरबार में जाने दो। अवश्य श्रीमान, हम दोनों आपको दरबार में ले जाने के लिए ही आए थे, चलिए। सिगरी, युवक, क्या तुम जानते हो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? हाँ महाराज, महामंत्री पद के लिए परीक्षा देने आया हूँ। लेकिन युवक, मुझे तो तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं दिखाई देती जिससे प्रभावित होकर हम तुम्हें महामंत्री का पद सौंपकर निश्चिंत हो सके। आप ठीक कहते हैं महाराज, वास्तव में मैं एक गरीब और अयोग्य इंसान हूँ, इसलिए मैंने भी महामंत्री बनने का फैसला अब बदल दिया है। लेकिन महाराज, मेरी आपसे एक विनती जरूर है, आज से आप मुझे निराश नहीं करेंगे। महाराज विजयपाल जय के एक निडर और साहसी युवक होने पर प्रसन्न हो बोले। युवक, तुम पहले उम्मीदवार हो जिसने हमसे निर्भय होकर बात की है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। बोलो, क्या विनती है तुम्हारी? महाराज, आप महामंत्री के चुनाव में असफल होने वाले व्यक्ति को 4 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करते हैं ना? मैं चाहता हूँ। चुप क्यों हो गए युवक? तुम्हें जो कुछ कहना निसंकोच होकर कहो। तो सुनिए महाराज, मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं देने के बदले इसी समय पूरे 100 कोड़े लगाने का आदेश दिया जाए। ओ नहीं, क्या? युवक, तुम होश में तो हो, जानते हो तुम पागलपन में क्या कह रहे हो? मैं पूरी तरह होश में हूँ महाराज, और जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूँ। कृपया आप अपना वचन निभाइए और मुझे 100 कोड़े मारे जाने का आदेश दीजिए। जय की दृढ़ता भरी बात सुनकर राजा दुविधा में पड़ गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने उसने दरबार में ही बैठे सेनापति कदम सेन को आदेश दिया। सेनापति जी, आप स्वयं अपने हाथों से इस युवक को 100 कोड़े लगाए। जो आ गया महाराज। सेनापति कदम सेन के आदेश पर एक सिपाही कोड़ा ले आया। वो कितनी विचित्र सजा देनी पड़ेगी आज मुझे। चलो युवक, 100 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरिए सेनापति जी, अब क्या हुआ युवक? महाराज, आपका धन्यवाद कि आपने मेहरबानी करके मेरी विनती मान ली, परंतु परंतु क्या युवक? महाराज, कोड़े खाने से पहले मैं महल के उन 3 राज कर्मचारियों से मिलना चाहता हूँ जिनके जरिए मैं राज दरबार तक पहुंचा हूँ, ताकि वे भी मुझे मिलने वाले इनाम को अपनी आंखों से देख सके और ईमानदारी से अपना हिस्सा भी प्राप्त कर सके। हम कुछ समझे नहीं युवक। पहले आप उन्हें बुलवा लीजिए महाराज, फिर मैं आपको सारी बात भी समझा दूंगा। ठीक है। सैनिकों, जाओ और उन तीनों राज कर्मचारियों को इसी समय हमारे सामने पेश करो। जो आ गया महाराज। और जब सैनिक उन तीनों राज कर्मचारियों को लेकर दरबार में हाजिर हुए, तब तक जय महाराज को उनकी सारी करतूतें बता चुका था। महाराज, यही है वे तीनों नेक मास है जिनकी कृपा से मैं आप तक पहुंच सका। कृपया वह इनाम मुझे न देकर इन तीनों में बांट दे। एक को आधा और बाकी दोनों को शेष आधे में से आधा आधा। मैंने इनसे यही यही वादा किया था। सैनिकों में से पहले कर्मचारी को 50 कोड़े और बाकी दोनों को 25-25 कोड़े इनाम में दे दो। तभी वहां बैठे राजगुरु अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ठहरो राजन। ओ, क्या बात है गुरुदेव? राजगुरु महाराज के पास आकर उनके कान में कुछ फुसफुसाए, जिसे सुनकर महाराज चौंक उठे। क्या? अगले पल, तुम्हारा नाम क्या है युवक? मुझे जय वर्मा कहते हैं महाराज। गुरुदेव, इनका नाम जय वर्मा है, आप घोषणा करें। ठीक है राजन। राजगुरु ने घोषणा की। बड़े ही हर्ष के साथ दरबार में उपस्थित सभी जनों को सूचित किया जाता है कि जय वर्मा महामंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार साबित हुए हैं, अतः उन्हें आज से राज्य का महामंत्री नियुक्त किया जाता है। ओ नहीं, अरे! आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि हमने ऐसा निर्णय क्यों लिया। सुनिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल दरअसल ये तीनों कर्मचारी और कोई नहीं, राज्य के 3 मंत्री हैं जिन्हें स्वयं मैंने महामंत्री पद के लिए आने वाले हर उम्मीदवार की प्रथम परीक्षा के लिए नियुक्त किया था। 6 महीने से आने वाले हर व्यक्ति से इन तीनों मंत्रियों ने रिश्वत मांगी, और सभी ने, जिनमें कई महामंत्री बनने योग्य भी थे, रिश्वत दी और रिश्वत देकर हमारी परीक्षा में असफल हो गए। जय वर्मा प्रथम व्यक्ति हैं जिसने महल के भीतर व्याप्त इसे भ्रष्टाचार समझा और इन्हें भ्रष्टाचारी समझकर इनका भांडा फोड़ने का साहस किया। जो व्यक्ति महल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नजर नहीं रख सकते, वे भला महामंत्री बनने पर राज्य के भीतर फैले भ्रष्टाचार पर नजर कैसे रख सकते थे? लेकिन जय वर्मा इस परीक्षा में बिल्कुल सफल निकले, अतः मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वह महामंत्री के आसन पर विराजे। असलियत जानते दरबार में बैठे हुए सभी उम्मीदवार जिन्होंने रिश्वत दी थी, मन ही मन पछताने लगे।
जबकि जय वर्मा को एक तलवार देकर सम्मानित किया गया। वो अरे भाग्य, तेरा भी जवाब नहीं। लीजिए महामंत्री जी, महाराज की ओर से यह तलवार आपको अपने कर्तव्य पालन के लिए दी जाती है। तलवार ग्रहण करने के पश्चात आदरणीय गुरुराज गुरु जी, श्री महाराज जी और दरबार में उपस्थित सभी सज्जनों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं महामंत्री पद को अपने जीवित रहते कभी कलंकित नहीं होने दूंगा और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो कदापि पीछे नहीं हटूंगा। महामंत्री जय वर्मा की जय हो। और महामंत्री जय वर्मा की सूझबूझ से राजनगर एक वर्ष में ही अविश्वसनीय ढंग से उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया। जय वर्मा ने सेनापति कदम सेन से सलाह मशवरा करके सैन्य शक्ति भी बढ़ा ली, लेकिन एक दिन जब राजनगर का एक गुप्तचर यह संदेश लेकर आया कि जल्दी पड़ोसी देश मेघातपुर का राजा उनके देश पर भयानक आक्रमण करने वाला है, तो राजा विजयपाल चिंतित हो उठे। अब क्या होगा महामंत्री जी? आप ना की चिंतित हो रहे हैं महाराज, हमें दुश्मनों से डरने की जरा भी जरूरत नहीं। महामंत्री जी, आप शायद नहीं जानते कि मेघातपुर कितना शक्तिशाली देश है। उनकी सेना शक्ति हमसे बहुत अधिक है। हमारे मुट्ठी भर सैनिक उनका चंद घड़ी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सेनापति जी, कृपया आप महाराज को हमारी सैन्य शक्ति के बारे में बताइए। महाराज, हमारी सैन्य शक्ति इस एक वर्ष में पहले से 20 गुना अधिक हो गई है और अब हमारी स्थिति यह है कि मेघातपुर हमें नहीं बल्कि हम मेघातपुर को आसानी से जीत सकते हैं। क्या सच? हाँ महाराज, यह सच है। तब तो हमें मेघातपुर को हमला करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। आपकी क्या राय है महामंत्री जी? आपका विचार ठीक है महाराज। इससे पहले कि दुश्मन हमारी सीमा में घुसे, हमें उनके देश में घुसकर उन पर टूट पड़ना चाहिए, ताकि हमारे देश पर युद्ध के भयंकर परिणामों की कोई आंच न आए। तो ठीक है सेनापति जी, आप कल सांझ तक युद्ध की पूरी तैयारियां कर लीजिए। हम कल रात ही मेघातपुर पर आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और अगले दिन रात के समय राजा विजयपाल सिंह ने सेनापति और जय वर्मा के साथ एक विशाल सेना लेकर एकाकी मेघातपुर पर आक्रमण कर दिया। आह उफ हाय। 2 दिन के घमासान युद्ध के पश्चात मेघातपुर का राजा सोमदत्त जय वर्मा के काबू में आ गया। रहम महामंत्री जय वर्मा, रहम। शत्रु पर रहम करके राजा पृथ्वीराज को एक दिन धोखा ही खाना पड़ा था मेघातराज, लेकिन मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। और आई खच। अपने राजा के मरते ही मेघातपुर सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर राज परिवार व तमाम मंत्री गणों को कैद करके बंदी गृह में डालने के बाद, सेनापति जी, मेघातपुर तो हमने जीत लिया, परंतु इतने बड़े राज्य का शासन हम कैसे संभाल पाएंगे? महाराज, महामंत्री जय वर्मा के रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह आपने भी खूब राह दिखाई सेनापति जी। यहाँ का शासन संभालने के लिए जैसे बढ़कर उपयुक्त व्यक्ति हमें और कौन मिलेगा। हम इसी समय यहाँ का शासन महामंत्री जय के सुपुर्द करते हैं। क्यों जय, तुम्हें तो इसमें कोई ऐतराज नहीं? मैं इस लायक तो नहीं महाराज, लेकिन फिर भी जैसी आपकी आज्ञा। जय वर्मा महामंत्री बनने के बाद राजगुरु के साथ रहते हुए राजनीति में बहुत प्रवीण हो चुका था, अतः शासन संभालने के कुछ ही दिनों बाद चतुर जय वर्मा ने राजा विजयपाल को राजनगर वापस भेज दिया। महामंत्री जी, मैं समझा नहीं कि आपने महाराज को यहाँ से राजनगर जाने की सलाह क्यों दी। महाराज दयालु है सेनापति जी। बंदियों को सजा देना और वह भी राजबंदियों को, शायद वे ऐसा नहीं कर पाते। यदि वे यहाँ होते तो जरूर दया करके एक आध शत्रु को क्षमा कर देते, जबकि अब मैं शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर दूंगा। आप धन्य है महामंत्री जी। लगता है राजनीति में आप राजगुरु जी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मेरी ओर से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। धन्यवाद सेनापति जी, अब मैं और निश्चिंत हो गया। फिर जय वर्मा ने क्रूर और कठोर बनकर मेघातपुर राज परिवार के एक एक सदस्य को अपने आदेश से मौत के घाट उतरवा दिया। महामंत्री जी, अब मेघातपुर राज्य में हमारा कोई शत्रु जीव नहीं रहा। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं भी वापस राजनगर लौट जाऊं। नहीं सेनापति जी, नहीं। अभी हमारा संतुष्ट होकर बैठ जाना उचित नहीं होगा। सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहीं रहकर मेघातपुर और उसकी सीमा पर नजर रखें। मैं राजनगर जाकर वहां यहाँ के लिए कुछ जरूरी व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इधर राजनगर में महारानी, क्यों न हम जय वर्मा से अपनी इकलौती बेटी मीरा का विवाह करते हैं। जय वर्मा जैसा योग्य, भद्र एवं बहादुर वर हमें अपनी बेटी के लिए और कोई नहीं मिलेगा। आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली महाराज। यह शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, मैं जैसे बात करूंगा, मुझे विश्वास है वह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। उधर राजनगर के रामगढ़ गांव में
उफ, यह पत्थर तो हिलने का नाम तक नहीं ले रहा। भैया यह नया खेत हमने बेकार ही खरीदा, सारी जमीन ही बंजर है। इसकी सफाई करते करते तो हम सूकर काटा हो गए। अब ले लिया सो ले लिया, आओ एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आप उधर से जोर लगाइए, मैं इधर से लगाता हूँ। दोनों एक बार फिर उस पत्थर को उठाने में जुट गए। अजय थोड़ी और शक्ति से ठेलो। अब विजय ढलान की ओर खड़ा था, अतः अजय द्वारा पूरी शक्ति से पत्थर ढेलने पर पत्थर अचानक ही विजय के दोनों हाथों के ऊपर आ गिरा। आई ओ नहीं! अजय ने उस पत्थर को उठाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं हटा सका। तब तक विजय बेहोश हो चुका था। जल्दी से किसी को मदद के लिए बुलाऊं, वरना भैया के प्राणों पर बन आएगी। गांव वालों की मदद से विजय के प्राण तो बच गए, लेकिन इस दुर्घटना में उसके दोनों हाथ जाते रहे। आह रानी, यह क्या हो गया? आज मुझे जय की बहुत याद आ रही है। हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, शायद ईश्वर ने मुझे उसी की सजा दी है। आपके दोनों हाथ कटने के बाद से तो जय और विमला का व्यवहार हम दोनों के प्रति भी बदलने लगा है। कुछ दिन बीतते ही मंजली बहू विमला अपना असली रूप दिखाने लगी। अजी रानी जी, पति सेवा से छुट्टी मिले तो कुछ घर का काम भी कर लिया करो। मैं तुम सबकी दासी तो हूं नहीं, जो हर समय कोल्लू के बैल की तरह अकेले ही पिसती रहूं। पता नहीं भगवान भी मैं किस जन्म की सजा दे रहा है। उधर वो दिन रात बंजर जमीन पर खून पसीना एक कर रहे हैं, इधर मैं घर का काम करते करते कमर तोड़ रही हूँ। सच, हमारे तो भाग्य ही फूटे गए। मंजली बहू के जाते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी। आह स्वामी, अब और नहीं सहा जाता। धीरज रखो रानी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में अजय और उसकी पत्नी के व्यवहार से तंग आकर विजय और रानी को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। चलो, इन इन निकम्मों से पल्ला तो छूटा। अब हम इस सारी संपत्ति के अकेले मालिक हैं। अजी ये क्यों भूलते हैं कि तुम्हारे दोनों भाइयों के घर छोड़ने पर मेरे वाक्य बाणों ने ही मजबूर किया है। तुम ठीक कहती हो भगवान, हा हा हा। विजय और उसकी पत्नी बेघर हो सड़कों पर मारे मारे फिरने लगे। रानी, मैंने जय के साथ जो व्यवहार किया था, आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। स्वामी, मैंने भी डायन बिमला के कहने में आकर जय को बहुत सताया था, उसी का ही फल पा रही हूँ। कुछ ही दिनों में उनकी यह हालत हो गई कि कोई कुछ दे देता तो खा लेते, वरना भूखे किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहते। मजबूरी में दोनों बंजारों का सब जीवन जीने लगे, आज यहाँ तो कल वहां। और फिर दोनों भटकते भटकते एक दिन राजनगर जा पहुंचे। आह, भूख के मारे बे एक कदम भी नहीं चला जाता। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो रानी, और कहीं चली जाओ। आखिर कब तक मेरे साथ दर बदर की ठोकरें खाती फिरोगी? ऐसा न कहिए स्वामी, आप यहाँ बैठे, मैं किसी दुकान से कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, फिर तुम खाने का प्रबंध कैसे करोगी? शायद कहीं बर्तन आदि साफ करने के काम के बदले ही कुछ रोटियां मिल जाए। आप यहीं बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ। भाग्य बेजीब खेल खेलता है। रानी उसी बूढ़े दुकान के मालिक के पास पहुंचे, जिसके पास 2 वर्ष पहले कभी इसी प्रकार उसका छोटा देवर जय भूखा पैसा पहुंचा था। बाबा, मेरे पति अपाहिज है, क्या मुझे कुछ काम देकर बदले में आप हम दोनों को भोजन देने की कृपा करेंगे? हम परदेशी हैं। कोई बात नहीं बेटी, तुम कुछ बर्तन रोज यहाँ आकर मांझ दे दिया करना, और दोनों भोजन कर लिया करना। लो, पहले तुम दोनों खा पी लो, फिर तुम अपना काम आरंभ करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अपने पति के साथ भोजन करने के बाद रानी उसी दिन से भोजनालय में बर्तन मांजने का काम करने लगी, जबकि भोजनालय के बाहर बैठे पाइज विजय को लोग भिखारी समझ उसके सामने पैसे डालने लगे। आह, यह दिन भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था। इसी तरह एक एक कर कई रोज गुजर गए। एक दिन 2 घुड़सवार सैनिकों ने उसी मार्ग पर आकर जन साधारण को संबोधित किया। सभी लोग सावधान रहे, महामंत्री जी की सवारी इसी ओर से राजमहल की ओर को जाएगी। कोई भी मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश न करे। एक आदमी ने यह खबर भोजनालय के मालिक को दी। अरे चारू काका, सुनते महामंत्री जी आज इसी मार्ग से राजमहल जा रहे हैं, क्या वे आज भी तुमसे मिलकर जाएंगे? क्यों नहीं मिलेगा, वह एक महान आदमी है। काका काका कहकर अब भी मेरे पैर छूता है रे। लेकिन अब तो वे मेघातपुर के कार्यवाहक राजा हैं। काका, क्या आप भी? मुझे विश्वास है वह आज भी मेरे पास जरूर आएगा। उसके लिए फूलों का एक हार ले आओ। अभी लाता हूँ काका। उधर घोषणा करने के पश्चात दोनों घुड़सवार सैनिक जैसे ही आगे बढ़े, आगे बूढ़े उनकी नजर भोजनालय के बाहर बैठे पायजामा फटेयाल भिखारी से विजय पर पड़ी। अरे रामदूत भैया, इस भिखारी को यहाँ से हटाओ। महामंत्री जी इसे यहाँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
अरे इस भिखारी पर तो मेरी नजर पड़ी ही नहीं थी, ठहरो अभी भगाता हूँ इसे। क्यों रे भिखारी के बच्चे, क्या तूने हमारी बात नहीं सुनी? कुछ ही देर में यहाँ से महामंत्री जी की सवारी गुजरने वाली है, जल्दी से भाग जाए यहाँ से, वरना कोड़े मार मार कर खाल खींच लूंगा। भागता हूँ सरकार, अभी भागता हूँ। लेकिन वह सैनिक अभी विजय को वहां से हटा भी नहीं पाया था कि महामंत्री जय वर्मा की सवारी आ पहुंची। महामंत्री की जय हो, महामंत्री जय वर्मा जिंदाबाद। जय वर्मा सीधा चारू काका के द्वार पर आकर रुका। काका द्वार पर ही उसके स्वागत को खड़े थे, परंतु तभी घोड़े पर बैठे जय की नजर एक और खड़े अपने भाई विजय और भाभी रानी पर पड़ी। भैया इस रूप में दोनों हाथ नहीं है, हे भगवान, यह तूने क्या किया? मेरे भाई को लूला बना दिया और भाभी को भिखारी। महामंत्री जय वर्मा की जय, महामंत्री की जय। चुप क्यों गए बेटा, आओ मेरे सीने से लग जाओ। यह मुबारक दिन देखने के लिए न जाने कब से मेरी आंखें तरस रही थी। लेकिन जय ने जैसे काका की बात सुनी ही नहीं थी, वह अपने घोड़े से कूदकर सीधा अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और उनके पांव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। भैया मैं आपका जय हूँ भैया। ये आपको क्या हो गया भैया? आप वे हाथ कहाँ छोड़ाए जो बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे? बताओ न बड़े भैया, कहाँ छोड़ाए आप उन पवित्र हाथों को जो प्यार से मेरे गाल थपथपाया करते थे? अरे बाप रे, यह भिखारी तो महामंत्री जी का बड़ा भाई निकला। अरे उधर जय को पहचानते ही विजय और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। जय, मेरे भाई, मेरे बेटे देवर जी। शिगरी वहां उपस्थित लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि वह दूल्हा भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति राज्य के महामंत्री का बड़ा भाई है। उपस्थित जनता और सैनिकों का मन अपने चहेते महामंत्री के लिए और भी श्रद्धा से भर उठा, जबकि जय अपने भाई और भाभी को लेकर चारू काका के पास पहुंचा। काका, आज मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके पास बैठ नहीं सकूंगा, इनसे मिलिए, ये मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। जानता हूँ बेटे, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ। तुमने अपने बड़े भाई भाभी को जो आदर सम्मान दिया, उससे आज मेरा भी सिर तुम्हारे प्रति श्रद्धा से झुका जा रहा है। तुम मानो बेटे, मानो। जय वर्मा अपने बड़े भाई और भाभी को अपने निवास में ले आया, और जब उसे उनसे अजय और उसकी पत्नी की करतूतों का पता चला, अजय भैया ने आपके साथ जो सलूक किया उसके लिए भगवान भी उसे क्षमा नहीं करेगा। खैर, अब आप लोगों को दुखी या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से अपना ही घर समझे। तुम कितने अच्छे हो जय। तभी एक सिपाही वहां पूछा, महामंत्री जी, महाराज इसी समय आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, जाकर महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम कहो, मैं अभी पहुंचता हूँ। जय श्री आज्ञा। के बाद, भैया मैंने आपके खाने पीने की व्यवस्था करवा दी है, आप लोग खा पी कर आराम करें, मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी लौटना। थोड़ी देर बाद, मुबारक हो महामंत्री जी, मैंने सुना कि आपको आपके बड़े भाई और भाभी इस नगर में मिल गए हैं। जी मिले तो, लेकिन बड़ी ही दयनीय अवस्था में। दुखी मत हो जय, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते उन्हें अब किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। कुछ देर चुप रहने के पश्चात राजा फिर बोले, हमने आपको इस वक्त मेघातपुर राज्य के बारे में जानने के लिए ही बुलाया था महामंत्री जी। क्या वहाँ की स्थिति अब ठीक है? जी हाँ, लेकिन यदि आप आज्ञा दे तो मेघातपुर और राजनगर के विषय में एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा। जय, अब तुम हमारे राज्य के महामंत्री ही नहीं बल्कि हमारे शुभ चिंतक भी हो, अतः तुम्हें आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं। जो कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। तब सुनिए महाराज, मेरी सलाह है कि हमें शीघ्र से शीघ्र मेघातपुर और राजनगर के बीचों बीच एक नया नगर बना लेना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच की दूरी कम हो जाए और आपको भी दोनों देशों का कामकाज चलाने में आसानी हो। वाह, बहुत खूब, आज हम फिर तुम्हारी बुद्धि आलोवा मान गए। जय, हम स्वयं ही भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन बेटे मैं चाहता हूँ कि यह मान कार्य तुम्हारे हाथों ही संपन्न हो तथा तुम राजनगर और मेघातपुर में एक छत्र राज करो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। इनकार मत करना बेटा, वरना मेरा हमारा दिल टूट जाएगा। महारानी और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम हमारी बेटी से विवाह कर लो। ठीक है महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे यह विवाह स्वीकार है, लेकिन यदि आप इस संबंध में मेरे बड़े भैया और भाभी से मिले तो तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो, हम कल ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके पास जाएंगे। तब मुझे आज्ञा दीजिए। अगले दिन ही राजा रानी ने जय के घर जाकर विजय और उसकी पत्नी से मिलकर जय के साथ अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। विजय जी, इस रिश्ते के उपलक्ष्य में हमारी ओर से यह छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। और एक दिन शुभ मुहूर्त में जय और मीरा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर जब भोजनालय के मालिक
शाहरुदत्त यानी अपने मुंह बोले काका को भी बुलाना न भूला था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही विधिवत जय का राज तिलक भी कर दिया गया। महाराज जय वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, आज कितना शुभ दिन है। हमारा जय एक साथ दो देशों का राजा बन गया है। अगले ही दिन, अच्छा बेटा, मैं आज्ञा दो, ईश्वर से प्रार्थना करना कि वह हमारी तीर्थ यात्रा सफल करे। आपकी तीर्थ यात्रा अवश्य सफल होगी पिताजी। और सबसे अश्रुपूर्ण विदाई लेकर राजा रानी नंगे पैरी तीर्थ यात्रा को रवाना हो गए। राजपाट संभालने के बाद 9 माह के भीतर भीतर जय ने मेघातपुर और राजनगर के मध्य एक विशाल नगर बनवा दिया, जिसका नाम उसने अपने बड़े भाई के नाम पर विजयनगर रखा। इसके साथ ही उसने अपने महल में एक इंसाफ का घंटा भी लटकवा दिया और पूरे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जिस किसी को भी कोई फरियाद करनी हो तो वह आधी रात के समय भी निर्भीक होकर वह घंटा बजा सकता है। फिर यह भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जब कभी इंसाफ का यह घंटा बजे, इंसाफ करने में मेरा हृदय मेरे हाथ कभी न कांपे। मुजरिम चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिले। फरियादी मेरे दरबार से कभी निराश और दुखी होकर न लौटे, तथा मैं जब तक जीऊं इंसाफ का पुजारी बनकर ही जीऊं। ईश्वर आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे स्वामी। और भगवान ने जैसे उसकी सुन ली। अल्प समय के शासनकाल में ही जय के न्याय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। प्रजा अपने इस नए राजा के राज्य में जैसे निहाल हो उठी। लेकिन इसके ठीक विपरीत रामगढ़ गांव में अजय वर्मा एक अत्याचारी के रूप में कुख्यात हो चुका था। उसने अपने यहाँ दर्जनों बदमाश पाल लिए थे तथा अपने भाई राजा जय के नाम पर रामगढ़ तथा आसपास के गांव वालों को डरा धमकाकर धन और अनाज वसूल कर रहा था। इस घृणित कार्य में उसकी पत्नी बिमला का सबसे बड़ा हाथ था। हा हा हा, गाँव वालों, आज मेरे लगान वसूलने का दिन है। ईमानदार से सब अपना अपना लगान यहाँ जमा कराते जाओ, वरना तुम सब जानते ही हो कि मैं राजा का भाई हूँ, राजा जय वर्मा का बड़ा भाई। हा हा हा। गांव के सभी धनी और गरीब लोग अपनी अपनी समर्थ के अनुसार लगान के रूप में कुछ न कुछ अपने राजा के नाम पर भैंसे त्रस्त होकर उसके सामने रख देते। हा हा हा, अब ठीक है। चलो साथियों, सारे सामान को गाड़ी पर ला दो और मेरी हवेली में पहुंचा दो। जो हुक्म मालिक। अजय और उसकी पत्नी अपनी कार्यवाही से प्रसन्न थे। इन बोरियों को यहाँ रखो संभाल के। परंतु कभी कभी अजय का मन एक अनजानी आशंका से कांप उठता था। बिमला, मेरे विचार से हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। अब हमें यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, वरना यदि किसी दिन जय को इस बात का पता चल गया तो वह हमें सजा देने से नहीं चूकेगा। दुनिया जानती है कि वह न्याय का पुजारी है। न्याय का पुजारी हूँ? न्याय का पुजारी होगा वह प्रजा के लिए। आपका तो वह छोटा भाई है। सुनिए जी, आप हर समय मेरे सामने बुजदिलों जैसी बातें मत किया कीजिए। जैसी मैं कहती हूँ वैसा करते जाइए, फिर देखना एक दिन हमारी हस्ती भी किसी राजा से कम नहीं होगी। ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते, समझे? हाँ, समझ गया बिमला। मैं पाप के दलदल में इतना डूब चुका हूँ कि अब तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास अन्य कोई चारा ही नहीं रहा। इस तरह अपनी पत्नी बिमला के कहने में आकर अजय वर्मा पाप की ओर भी गहराई में डूबता चला जा रहा था तथा उसके अत्याचार भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन एक गांव में, हा हा हा, तुम सब जानते हो कि मैं राजा का बड़ा भाई हूँ। तुम जो लगान और कर मुझे देते हो उसमें से 3/4 हिस्सा मुझे राजा को देना पड़ता है। अतः चुपचाप अपने अपने हिस्से का लगान मेरे सामने रख दो। परंतु मालिक, हम गरीब किसान और लगान कहाँ से लाए? पहले ही हम अपना सब उस लगान के रूप में आपको दे चुके हैं। बकवास नहीं, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। यदि 2 दिन के भीतर भीतर मुझे इस गांव के से लगान नहीं मिला तो राजा जय वर्मा के आदेश से इस गांव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। गांव वालों को राजा जय वर्मा का भय दिखा अजय वर्मा अपने लठैतों के साथ वापस चल दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? इतनी जल्दी हम लगान का प्रबंध कहां से करेंगे? हीरा काका, आखिर कब तक आप लोग इस अत्याचारी अजय वर्मा के अत्याचार को सहते रहेंगे? मेरी मानो तो महाराज के पास लो। मैंने सुना है बहुत ही न्यायप्रिय है। न्यायप्रिय हूँ? तुम तो मूर्ख हो गोपी। यह सारे अत्याचार राजा के कहने पर ही तो हम पर किए जा रहे हैं। अन्यथा सुना तो मैंने भी है कि महाराज ने महल के बाहर आम प्रजा को सीधे न्याय देने के लिए एक न्याय का घंटा बंधवा रखा है। लेकिन क्या काका? अरे बेटा, लेकिन क्या? वही डाके 3 पात, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सुनो, मैं बताता हूँ। बड़े बड़े सैनिक अधिकारी भी राजा का बड़ा भाई होने के नाते अजय वर्मा से भयभीत रहते हैं। नहीं भाई, मैं अजय वर्मा की शिकायत महाराज से नहीं कर सकता। आखिर वह उनका भाई है। यदि मैंने उसकी शिकायत की तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं अजय वर्मा के अत्याचार से नहीं पड़ेंगे। मैं मजबूर हूँ भाई। ओह,
इसीलिए तो दिन प्रतिदिन अजय वर्मा का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। दया मालिक सड़क। वरना तुम ही सोचो भाई कि क्या देश में कोई ऐसा हौसलामंद नहीं जो इंसाफ का घंटा बजा सके। अरे भाई मुझे तो पूरा विश्वास है कि अजय को अपने राजा भाई की सह मिली हुई है। ओह तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वक्त से समझौता करके खामोश रहने में ही हम सबकी भलाई है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी भी तरह 2 दिन के भीतर भीतर लगान का प्रबंध करना ही होगा। हाँ चलो भाइयों, अपना अपना काम करो और जैसे भी हो लगान का प्रबंध करो। हीरा काका ठीक ही कहते हैं, चलो भाइयों चलकर अपने अपने काम धंधे में लगते हैं। और उन्होंने किसी तरह 2 दिन के भीतर ही लगान का प्रबंध कर अजय के घर पहुंचा दिया। एक दिन एक दूसरे गांव में, क्यों रे हरिया के बच्चे, तूने हमें लगान देने से मना कैसे किया? मैंने तुम्हें बहुत लगान दिया है, पर अब मैं तुम्हारे इस जबरन अत्याचार को हरगिज सहन नहीं करूंगा और न ही लगान में एक फूटी कौड़ी दूंगा। तो अब चीटी के भी पर निकल आए हैं। बोलू कालू देखते क्या हो, आग लगा दो इसके झोपड़े को, लगान नहीं तो इसका घर भी नहीं। बोलू और कालू जैसे अपने मालिक की प्रतीक्षा में ही थे, दोनों मसाले जलाकर हरिया के झोपड़े की ओर बढ़े। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे घर को नहीं जला सकते। अबे हट सामने से हरामी। आह। यह देख हरिया की पत्नी ने दौड़कर अजय के पैर पकड़ लिए। मालिक मैं आपके गांव पड़ती हूँ, मालिक मैं आपके पांव पड़ती हूँ, हमारा घर मत जलाओ, कुछ कुछ दिन बाद हम आपको लगान दे देंगे। नहीं गोमती, इस पापी अत्याचारी के पांव पड़कर तू मनुष्यता को मत लजा। अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, एक दिन इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दे इस पापी के पांव। गोमती मैं कहता हूँ छोड़ दे। क्या कहा मैं पापी हूँ? हाँ हाँ, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि तू पापी है, अत्याचारी है। राम सिंह इस बदजुबान कुत्ते को और इसे पिल्ले को झोपड़ी में बंद करके आग लगा दो। हरामखोर हमारे मालिक को पापी कहता, ले मजा चक कुत्ते। आह। मारने पीटने के बाद उन्होंने हरिया और उसके बच्चे को झोपड़े के भीतर धकेल दिया। नहीं नहीं, लेकिन इससे पहले ही गोमती अपने बच्चे और पति को बचाने के लिए कुछ कर पाती, बदमाशों ने झोपड़े को आग लगा दी। नहीं मेरे स्वामी, मेरा लालू, मेरा लालू। गोमती इस भयंकर सदमे को सह नहीं सकी और बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गई। हा हा हा, गांव वालों देख लो हरिया के विरोध करने का नतीजा। कान खोलकर सुन लो गांव वालों, यह एक सबक है तुम सबके लिए। तुम में से जो भी मेरा विरोध करेगा उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। तुम सबकी भलाई इसी में है कि लगान वक्त पर मेरे घर पहुंचा दिया करो। उसके बाद अजय अपने अत्याचार की निशानी जल्दी छोड़ वहां से कूच कर गया। गांव वालों ने तब बेहोश गोमती को संभाला। वो इसे होश आ रहा है, काश हरिया ने लगान दे दिया होता तो आज इस अभागिन को यह दिन न देखना पड़ता। आह। शिगरी गोमती पूरी तरह होश में आ गई, लेकिन आह, मेरा लाल, मेरे स्वामी सब जल गए। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं राजा से इंसाफ मांगूंगी। मैं इंसाफ का घंटा बजाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे यह तो पागल होगी लगती है। अरे बुजदिलो, तुम चुप बैठ सकते हो, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं उस इंसाफ के पुजारी से चीख चीख कर पूछूंगी कि आखिर मेरे बेटे और पति ने क्या कसूर किया था जो उन्हें जिंदा जला दिया गया। तुम सब चूड़ियां पहनकर घर बैठो और अपने अपने घर जलने का इंतजार करो। हा हा हा। और गोमती पागलों की भांति एक और दौड़ पड़ी। अरे गोमती कहाँ जा रही हो, जरा सुनो तो। राजा मुझे न्याय चाहिए, मेरे पति, मेरा बेटा। हा हा हा। मैं आ रही हूँ राजा, तुमसे इंसाफ मांगने आ रही हूँ। आज मैं देखूंगी कि तुम कितने बड़े इंसाफ के पुजारी हो। गोमती को कोई होश नहीं था। उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक विचार कौंध रहा था, राजा से न्याय चाहिए। आखिर भोर होने से पहले ही वह राजा के महल जा पहुंची और टन टन घंटे के शोर से सोए हुए जय वर्मा की नींद भंग हो गई। वो इस समय कौन इंसाफ का घंटा बजा रहा है? मेरे राज्य में किसे तकलीफ पहुंची है? टन टन। जैसे ही वह उठने को हुआ, ठहरे स्वामी, अभी तो भोर भी नहीं हुई। सैनिक भेजकर फरियादी को भोर होने तक रुकने को कहलवा दीजिए। नहीं महारानी, मैं उसे रोक नहीं सकता। यह घंटे का नहीं प्रिय, फरियादी की रोती हुई आत्मा का स्वर है। मुझे जाना ही होगा, वरना मेरे फरियादी की आत्मा दम तोड़ देगी और यह मेरे न्याय की हार होगी। नीचे पहुंचने पर टन टन। एक नारी और फरियादी के रूप में तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ बहन? मुझे मुझे न्याय चाहिए महाराज। इतना कहते ही गोमती बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गई। वो इसे शायद किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। जय ने तुरंत सैनिकों को बुलवाया। सैनिकों, इस महिला फरियादी को हिफाजत से उठाकर हमारे शाही मेहमान खाने में ले चलो। जो आ गया महाराज। जब शाही मेहमान खाने में गोमती को होश आया, तब तक रानी मीरा भी वहां पहुंच चुकी थी।
कहो बहन तुम्हारे ऊपर की शैतान ने अत्याचार किया है, मैं उसे उसके जुल्म की पूरी पूरी सजा दूंगा। आप उसे सजा नहीं दे सकते महाराज, आप उस पापी को कभी सजा नहीं दे सकेंगे। पहली मत बुझाओ बहन, जय वर्मा से तुम्हें पूरा पूरा न्याय मिलेगा, चाहे अन्याय कोई भी क्यों ना हो। हाँ बहन, तुम उस जालिम का नाम बताओ। तो अपने मन को मजबूत कर उस अन्याय का नाम सुनिए महाराज। उसका नाम अजय वर्मा है, आपका सगा भाई है वह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर, मैं जानती थी कि आपको विश्वास नहीं होगा और मुझे आपके दरबार में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जुल्म क्या किया है। तब गोमती ने अपने ऊपर अजय वर्मा द्वारा किए गए न्याय की सारी कथा जय वर्मा को सुना दी। सब कुछ सुनकर जय गंभीर हो उठा। यदि तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ बहन कि तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अपराधी को, बेशक वह मेरा भाई क्यों न हो, सजा अवश्य मिलेगी। अब तुम आराम करो बहन, मैं इसी समय सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने भेजता हूँ। और जय के हुक्म से सैनिकों ने उसी समय जाकर अजय को बंदी बना लिया। मैंने कहा था ना बिमला, बिमला एक दिन हम इसी दशा में होंगे। चिंता न करे स्वामी, जय आपका भाई है, वह आपका बाल विपाका नहीं होने देगा। चुप कर दुष्टा, तेरी यह बकवासी अब मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। अजय को कारागृह में डाल दिया गया था। 2 दिन में जय ने अपने गुप्तचरों द्वारा अजय वर्मा के सभी अपराधों की गुप्त रूप से जांच करवा ली। गोमती व गांव वालों द्वारा अजय पर लगाए गए आरोप सही पाए गए। मेरा भाई इतना जघन्य अपराधी अपराधी निकलेगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन एक राजा के नाते न्याय करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं स्वामी, क्या आप अपने भाई को सजा दे सकेंगे? हाँ। अगले दिन अजय को दरबार में अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुजरिम अजय, तुम पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए हैं। तुम एक मुद्दत से भोले भाले गांव वालों को मेरे नाम से डरा धमका कर लूटते रहे तथा गोमती देवी के पति हरिया और उसके बच्चे को तुमने जीवित ही आग में झोंककर उनकी हत्या कर दी। अतः इस जघन्य हत्याओं के व अन्य जुर्मों के लिए मैं तुम्हें सरेआम चौक पर फांसी लगाए जाने का हुक्म देता हूँ। नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे मौत की सजा नहीं दे सकते जय, नहीं दे सकते। तुम बोल रहे हो अपराधी, हम राजा की गद्दी पर बैठे हैं और इस गद्दी पर बैठने वाला किसी का भाई, बाप या दोस्त नहीं होता। वह केवल इंसाफ का पुजारी होता है और सिर्फ इंसाफ करता है। इसके साथ ही मैं यह आदेश भी देता हूँ कि आज से गोमती देवी के जीवन यापन का खर्चा उसे पूरी जिंदगी तक शाही खजाने से दिया जाए। महाराज अमर रहे, महाराज जय वर्मा जिंदाबाद। विमला भी उस समय दरबार में ही बैठी थी। खैर, कोई अफसोस की बात नहीं है कि उन्हें फांसी की सजा हो गई। लगने दो उनको फांसी, उनकी फांसी मेरे लिए तो वे इतना धन छोड़ गए हैं कि मैं सारा जीवन सुख से गुजार सकती हूँ। विजय और उसकी पत्नी भी उस समय दरबार में उपस्थित थे। वह जय, न्याय पर तुमने अपने सगे भाई को भी कुर्बान कर दिया। तुम सचमुच एक महान राजा हो। एक बड़े भाई के नाते तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि सदियों तुम्हें इस न्याय के लिए याद किया जाता रहेगा। अगले दिन प्रातः, अपराधी फांसी पर चढ़ने से पहले यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बयान कर सकते हो। मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ महाराज। लेकिन इससे पहले कि जय सैनिकों को अजय की अंतिम इच्छा पूरी करने का आदेश देता, अजय की पत्नी बिमला भीड़ को चीरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं हाजिर हूँ स्वामी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे पास आओ बिमला, मैं तुम्हें नजदीक से अंतिम बार जी भरकर देखना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है स्वामी कि मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी न कर सकी, लेकिन मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ बिमला। कहने के साथ ही अजय ने बिजली की सी तेजी के साथ निकट खड़े सैनिक की कमर से खंजर खींच लिया और आई। यदि मैं नहीं बचा तो तू कैसे बचेगी दुष्टा? एक पल के लिए तो सब भौचक्के रह गए, लेकिन फिर सैनिक और जल्लादों ने लपक कर अजय को दबोच लिया। तभी जय के साथ विजय और रानी भी दौड़कर वहां पहुंच गए। यह तुमने क्या किया जय भैया? भाभी को ही मार दिया। आज तो बहुत देर होगी जय, मेरे भाई यह काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इस दुष्ट स्त्री के बहकावे में आकर मैंने न केवल तुम्हारे और बड़े भैया भाभी के साथ जुल्म किए, बल्कि पाप की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंत में फांसी के तख्ते तक पहुंच गया। काश इस डायन को मैं पहले ही मार डालता। खैर, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई जय, अब तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दो ताकि सब लोग मुझसे सबक ले सके। आह, कैसी विडंबना है, कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं। बड़े हृदय से जय ने जय को फांसी पर चढ़ाने का इशारा किया और जल्लादों ने शीघ्र ही जय को फांसी पर लटका दिया। जय वर्षों तक राजनगर और मेघातपुर पर राज करता रहा और उसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैलती रही।
और मरने के बाद भी इस इंसाफ के पुजारी को सदियों तक याद किया जाता रहा।